लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ फॉर अप्लाइड फ्लो प्रोसेस पढ़ा था, उसमें स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए पढ़ा था और अंडर नॉन स्टडी कंडीशंस दोनों के लिए हमने क्या लॉज अप्लीकेबल होंगे, क्या इक्वेशंस अप्लीकेबल होंगी, ये हमने देखा था। ठीक है, तो स्टडी स्टेट के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन कर लिए थे, बट नॉन स्टडी और अनस्टडी प्रोसेस के लिए हमने कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है, तो अनस्टडी प्रोसेस के लिए तो दो तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वन, an insulated tank which is initially evacuated means there is no mass and pressure is zero. ठीक है, is connected to a supply line carrying a fluid at specific internal energy ui. ठीक है, एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी HI। मतलब क्या है कि आपके पास एक टैंक है विच इज इंसुलेटेड, द टैंक इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई लाइन, एक पाइपलाइन है जिसमें क्या है एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी UI है और जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो HI है। दैट्स इट। अब ये जो टैंक और पाइपलाइन कनेक्टेड है वो वॉल्व के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक, valve is opened and fluid flows into the tank from the supply line and reaches a pressure same as that of supply line, so that the final specific internal energy of the fluid is equal to HI। ठीक है, देखिए कैसे इसको प्रोसीड करना है। क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी UI है और एंथैल्पी HI। ठीक, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या है इनिशियली इवैक्यूएटेड है, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो M1 स्टार्टिंग केस में मास इसके अंदर क्या है, 0 है, खाली करके रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है जैसे ही आप इसको वॉल्व को ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इवैक्यूएटेड है। ठीक है, तो तुरंत क्या प्रेशर लो है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, तुरंत क्या होगा फ्लूइड पाइपलाइन से टैंक के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब कब तक आता रहेगा, जब तक पाइपलाइन का प्रेशर और टैंक का प्रेशर इक्वेट ना हो जाए। ठीक, वही कंडीशन वो बोल रहा है। ठीक, valve is opened and fluid flows into the tank from the supply line and reaches a pressure same as that of supply line। ठीक है, जैसा सप्लाई लाइन का प्रेशर है उसी प्रेशर पे यहाँ फ्लूइड पहुंच जाता है। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या बताना है, आपको ये प्रूफ करना है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब यहाँ पे ये जो मेरा सिस्टम है इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू HI और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी सॉरी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि स्टडी स्टेट है या नहीं है। देखो सबसे पहले बेटा स्टडी स्टेट और नहीं है पता लगाने का तरीका ये है, आप देख रहे हो कि इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे क्या था, मास 0 था। ठीक, अब कंटिन्यूसली जैसे ही वॉल्व ओपन हुआ मास आना स्टार्ट हो गया। ठीक, मास की एंट्री तो हो रही है, मास का एग्जिट नहीं है। आ रहा है समझ में, मास की एंट्री हो रही है, मास का एग्जिट नहीं है। इसका मतलब कंटिन्यूसली जो मास आ रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा होगा, यहाँ स्टोर हो रहा है।
सिस्टम के अंदर में, ठीक है। अब मास स्टोर हो रहा है, इसका मतलब कंट्रोल वॉल्यूम की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। जो मेरा ये कंट्रोल वॉल्यूम है, इसके अंदर मास की वैल्यू टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। इफ एनी प्रॉपर्टी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस इट इज नॉट स्टेडी कंडीशन, ठीक है। सो दैट मींस दिस इज वी हैव टू टैकल इट थ्रू अनस्टेडी केस, ठीक है। सो वी नो फ्रॉम मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन जनरल इक्वेशन क्या थी, m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इज इक्वल टू dm cv ओवर dt। ये था कंडीशन, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे, अदरवाइज टेंशन लेके चलोगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। ये इक्वेशन थी मेरी, मैंने सिंपल इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब देखो, आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो मास एंट्री तो हो रही है, एग्जिट कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। जब इस सिचुएशन को आप देखोगे, मास एक बार अंदर तो आ रहा है, लेकिन बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता या वॉल्व नहीं है, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो m डॉट आउट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस इक्वेशन क्या बची, m डॉट इन इज इक्वल टू dm cv over dt। That's it. This is the equation 1 which is coming from mass conservation, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन क्या थी, जनरलाइज इक्वेशन, वो क्या थी, m डॉट इन अंदर एच आई प्लस सी आई स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड आई, ठीक है, प्लस क्यू डॉट माइनस m डॉट आउट एच ई प्लस सी ई स्क्वायर बाई 2 जी जेड ई माइनस w डॉट कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू डी ई सी वी ओवर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन थी मेरी, होप सबको याद है, ठीक है। सिंपल क्या था, नेट ई इन माइनस ई आउट, ये टोटल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल वॉल्यूम। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। दैट मीन्स वी कैन टेक assumption that delta ke and delta pe negligible, ठीक है। ये assumption लिया। सेकंड चीज, क्वेश्चन में बोला है कि इंसुलेटेड है, जिसका मतलब Q डॉट इज जीरो और वर्क डन कुछ हो नहीं रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क डन कुछ नहीं है, W डॉट CVV क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक। जब ये सारी कंडीशन आप इस इक्वेशन में अप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली जीरो, चेंज इन, ठीक है। इसका मतलब दिस वी कैंसिल आउट दिस and this will cancel out this, सॉरी एक मिनट रुको, ठीक है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मतलब मैं बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा क्यों नहीं लेना, सिर्फ लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनलेट वाली एंड पोटेंशियल एनर्जी इनकमिंग फ्लूइड, ये नेग्लिजिबल है। अब वो क्यों लेना है, देखो बेटा मास आउट है नहीं, m डॉट आउट कुछ नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। जैसे ही m डॉट आउट जीरो हुआ, ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई, ठीक है। तो अब क्या लेना है आपको, ये जो क्वांटिटी है ये इसके कंपैरिजन में, एंथैल्पी के कंपैरिजन में इसका जो वैल्यू है वो बहुत कम है। सिमिलरली दिस पोटेंशियल एनर्जी इन कंपैरिजन टू एंथैल्पी इज वेरी लेस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो, अप्रॉक्सीमेटली जीरो, ठीक है। देन अगेन इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर जीरो हो गया, और वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन में बचा क्या, क्वेश्चन में सिर्फ
एम डॉट इन एच आई, बाकी सब टर्म जीरो, इज इक्वल टू डी ई कंट्रोल वॉल्यूम ओवर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन बची मेरी। अब मुझे पता है बेटा अगेन ई इज इक्वल टू हम क्या लेके चलते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना। अच्छा मुझे बताओ ई इस केस में क्या होगा। दो टाइप के एनर्जी लिखवाई मैंने, एनर्जी इक्वेशन लिखवाई थी। एक दिखाई थी नॉन फ्लो के केस में और एक फ्लो के केस में, विच विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। एनीवन? हाँ नॉन फ्लो होगी बेटा। देखो नॉन फ्लो क्यों होगी, क्योंकि मैं कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ बेटा। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा है कहीं। एक बार मास इस वॉल्यूम के अंदर आ गया फिर फ्लो नहीं हो रहा, वो स्टैटिक कंडीशन में। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक हियर नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन। जो एनर्जी का टर्म था क्या था, यू प्लस सी आई, सॉरी टोटल एनर्जी है ना। ठीक है, E इज इक्वल टू कैपिटल यू प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये क्यों हम लोग फ्लो एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि फ्लो तो जहां से फ्लो आ रहा है, जो मास अंदर आ रहा है उसके उसके पास है फ्लो एनर्जी। ठीक है, जो मास अंदर आ चुका है उसके पास नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग अंडरगोइंग एनी फ्लो। ठीक है, सो दैट ई इज इक्वल टू ई सी वी कंट्रोल वॉल्यूम लिखोगे इसे। ठीक है, इज इक्वल टू यू प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो जैसे ही मास कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ जा रहा है तो उसकी ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी है और ना ही कोई पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के केस में हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं इसके इक्वल यू के इक्वल। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए लिखा है, ध्यान रखना। ये मैं कोई यूनिवर्सल रूल नहीं लिख रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली यू रख लिया मैंने, बिकॉज when mass is entering inside the tank there is no almost negligible kinetic energy and almost negligible potential energy. ठीक है, so that's why I am writing ECV approximately is equal to internal energy. okay, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, m dot in h I is equal to du over dt. ठीक है, this is equation 2. now I know that m dot in किसके इक्वल है, यहाँ से देखो इक्वेशन 1 dmcv over dt के, तो यहाँ पे मैं m dot in के प्लेस में dmcv और dt पुट कर सकता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट वी कैन राइट, dmcv over dt hi is equal to du over dt. ठीक है, सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज hi dmcv इक्वल टू du. ठीक है, अब मैं अगर इंटीग्रेट करूँ दोनों को, स्टेट 1 से स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है जो du है वो दैट इज u, du फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, दैट इज du फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, जो मेरा सिस्टम बचा है उसका उसकी स्टेट 1 इनिशियल स्टेट उसकी क्या थी, जब कुछ भी मास नहीं था उसके अंदर। उसकी फाइनल स्टेट 2, इनिशियल टू फाइनल भी ले सकते हो। फाइनल स्टेट क्या हो गई, जब उसका प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर किसके, जो पाइपलाइन है उसके प्रेशर के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हियर assuming uniform properties fluid। ठीक है, अगर पाइप में मैंने यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी अज्यूम करी, इसका मतलब क्या है, एच आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी पोजीशन के साथ। ठीक है, तो एच आई कैन बी टेकन आउटसाइड, डी एम सी वी 1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी यू सी वी 1 to 2। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे
कंट्रोल वॉल्यूम का इंटीग्रेशन है 1 से 2, क्या हो जाएगा, एच आई मास एट फाइनल माइनस मास इनिशियल स्टेट, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इंटरनल एनर्जी का करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, U2 मतलब इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, ठीक है। दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी। अगर मैं स्पेसिफिक के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एच आई M2 माइनस M1 इज इक्वल टू U2 M2 स्मॉल U2 माइनस M1 small u1. Okay, now we know that initially bottle was or tank was evacuated, that means M1 was 0, so here M1 0, here M1 0, so this term will 0. Now equation will become M2 Hi is equal to M2 U2. M2 से M2 cancel, but U2 is equal to Hi. ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, show that the final specific internal energy of fluid is equal to Hi, ठीक है, फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज Hi, ठीक है। अब इसमें एक चीज, ये यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं एक थोड़ा सा कंक्लूड, थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। इफ जो भी फ्लूइड है इज आइडियल गैस, ओके, अगर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में वो आइडियल गैस है, तो मैं U2 को क्या लिख सकता हूं, CvT2, और Hi को क्या लिख सकता हूं, CpTi। So from here we can write T2 is equal to Cp upon Cv in Ti, and Cp upon Cv is gamma into Ti. This relation is very very important, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा होगा, कंडीशन दी होगी कि आइडल गैस फ्लो होगा, सेम क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, दैट एक टैंक है मेरे पास, इनिशियली इवैक्यूएटेड है, ये पाइप है, वॉल्व के थ्रू कनेक्टेड है, देन वन आइडियल गैस इज फ्लोइंग, देन टेल मी what will be the final temperature of the gas inside the tank। आपसे ये चीज पूछ रखी होगी, ठीक है। तो आपको इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ये कंडीशन आपको याद है कि इनिशियली इवैक्यूएटेड है, इंसुलेटेड है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है। In that case, the final temperature will be equal to T2 will be equal to gamma times of initial temperature of the fluid which is flowing into the pipe, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? Okay. अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कोई भी, ठीक है। 75 नंबर कहाँ पे, इसी में? ये a gas is compressed in a cylinder by movable piston to a volume 1.5 of its original volume. During the process, 300 kilojoule heat left the gas. The internal energy remained same. What was the work done? हाँ, 300 किलोजूल होगा। लेफ्ट द गैस है ना, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नेगेटिव में लिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो Q है वो नेगेटिव है, तो डेल Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। हाँ हाँ, क्या हो सकता है, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन अपनी तरफ से। हाँ बोलो। हाँ हाँ,
फ्री कंप्रेशन हो रहा है। अच्छा, कंप्रेशन पिस्टन मूवमेंट टू ए वॉल्यूम वन हाफ ऑफ इट्स। अच्छा, कंप्रेशन हो रहा है ना। फ्री कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, तुम सिस्टम किसको ले रहे हो? मतलब जहां वैक्यूम है उसको सिस्टम में जूम कर रहे हो? हाँ, हाँ, वो कांस्टेंट रह रही है। हाँ, हाँ, हाँ। वर्क डन का क्यों नहीं है? वर्क डन का क्यों नहीं है? वर्क डन का यही तो हो जाएगा जब इंटरनल एनर्जी तुम्हारी चेंज नहीं हो रही है, सेम रह रही है, तो डी यू जीरो हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जब वर्क डन चेंज नहीं हो रहा है तो डेल डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गया? डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये सेम रह रहा है। तो क्या हो गया? डी क्यू किसके इक्वल हो गया? डी डब्ल्यू के इक्वल हो गया। ठीक है। तो अज्यूम मे भी कर सकते हो, लेकिन जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो तब तक आपको अज्यूम नहीं करना है। लेकिन मे बी इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, मे बी, बट आई डोंट नो। लेकिन इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए मुझे कोई भी एजम्पशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस एक्सेप्ट दैट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज नेग्लिजिबल। ठीक है। ओके। 37, हाँ। Integration PdV and integration minus VdP for a thermodynamic system of an ideal gas on valuation gives the same quantity positive and negative during a process when the process undergone by the system is। अच्छा, तो यहाँ तुम बोल रहे हो कि आइसेंथैल्पिक और आइसोथर्मल दोनों हो सकता है। आइसोथर्मल और आइसेंथैल्पिक आइडियल गैस है, और आइसेंथैल्पिक हुआ तो आइसेंथैल्पिक आइसोथर्मल होगा। हम्म, हाँ, बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आइसोथर्मल है और आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल इज एंथैल्पी इज टोटली डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आइसेंथैल्पिक भी हो रहा है। ऑप्शन डी ही होगा। हाँ, हाँ, हाँ। फंडामेंटल जो टर्म है, वो टर्म कह रहा हूँ, ऑप्शन है वो डी ही होगा। ठीक है। लेकिन इन अ वे तुम कंक्लूड कर सकते हो कि आइडियल गैस है, तो अगर ये आइडियल गैस नहीं लिखा होता तब मैं क्या कहते हैं इसको, आइसोथर्मल लिखता। ठीक है, कोई और कंक्लूजन था ही नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करना। ठीक है। क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन कर लिया तो लास्ट क्वेश्चन का आइडिया थोड़ा सा मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A pressure cylinder of volume V contains air at pressure P naught, temperature T naught. It is to be filled from a compressed air line maintained at constant pressure P1 and temperature T1. Show that the temperature of the air in this cylinder after it has been charged to the pressure of the airline is given by this। ठीक है। मतलब क्या है क्वेश्चन का? बस सिलेंडर है एक,
ठीक है। ये सिलेंडर आपका एक फिर से एयर लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है, जहाँ पे एयर फ्लो हो रही है। ठीक है। प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वी, कैपिटल वी है, एंड प्रेशर इज इनिशियली पी नॉट एंड टेम्परेचर इज टी नॉट। तो मतलब क्या है, इस टाइम ये इवैक्यूएटेड नहीं है, कुछ ना कुछ एयर इसके अंदर है। ठीक है, प्रेशर पी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रेशर है। ठीक, अब क्या है, इज टू बी फिल्ड, ये उसको फिल करना है गैस से, सॉरी एयरलाइन में जो एयर फ्लो हो रही है उससे। ठीक है, जो एयरलाइन में प्रेशर है वो P1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि जब जैसे ही आपने वॉल्व ओपन किया और इस यहाँ पे चार्ज होना, मतलब गैस आना स्टार्ट हो गई, ठीक है, कब तक आएगी, जब तक ये प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो तब जो इस सिलेंडर का अंदर के जो एयर है उसका टेम्परेचर T इज इक्वल टू हो गया है गामा T1 ओवर 1 प्लस T नॉट ओवर P1 गामा T1 ओवर T नॉट माइनस 1। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कुछ भी करना हो या क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट करना, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, बेसिक से ही। ठीक, फर्स्ट वन कंजर्वेशन ऑफ मास, m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इज इक्वल टू dmCV over dt. M dot out is equal to 0 because there is no mass going out from the system. So m dot in is equal to dm cv over dt. ठीक है, this is one equation. Second, conservation of energy. So again, m dot in hi plus ci square by 2 plus g zi plus q dot minus minus m dot out he plus ce square by 2 g z e minus w dot is equal to d cv over. ठीक है, अगेन m dot out is 0. लेट अस कंसीडर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो approximately 0, approximately 0. Again, heat, they have given no information about the heat. ठीक है, अभी रुक जाओ हीट के लिए, दिस इज 0. ठीक है, अब देखो जब क्वेश्चन करोगे ना थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा। मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को हीट के साथ कंटिन्यू करता हूं, तो अभी आपने लास्ट इक्वेशन देखी यहाँ पे, ठीक है, ये जो इक्वेशन, ये वाला टेम्परेचर फाइंड आउट करना है मुझे T2। ठीक है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया, ये वाला टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक, ये टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी को जब मैं आइडियल गैस के केस में CvT2 के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो वो टेम्परेचर आ रहा है। ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं इसमें क्या है, एयर लाइन है, इसका मतलब एयर फ्लो कर रही है, सो एयर वी कैन ट्रीट इट एज एन आइडियल गैस। ठीक, तो टेम्परेचर T2 एक अननोन है ऑलरेडी इस इक्वेशन में। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन में Q को फिर से अननोन लेके चलूं, कि मैं मान लूं कि कोई ना कुछ नहीं दे रखा तो हीट ट्रांसफर हो सकता है, मे बी हीट ट्रांसफर इज देयर, तो क्या होगा, इसी इक्वेशन में दो अननोन आ जाएंगे और मुझे कोई भी और दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में दे नहीं रखी है सॉल्व करने के लिए, जिसको मैं अप्लाई करके एक और इक्वेशन ड्रॉ कर सकूं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन में बेटा कहीं भी नहीं बोल रखा कि इंसुलेटेड है, प्रेशर सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम कंटेन्स इतना इतना, इट इज टू बी फिल्ड विद अ कंप्रेस्ड एयर लाइन मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर टेंपरेचर T1, show that the temperature of air in this cylinder after it has been charged to the pressure of airline is given by this। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रखा कि ये इंसुलेटेड है, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को लिखोगे, यहाँ पे बेटा सिर्फ यहाँ से एक T2 अननोन आएगा। ठीक है, और Q आपका ऑलरेडी अगर आपने लिख दिया तो अननोन है।
So that will not be possible by solving using a one equation only. दो unknown quantity है, एक क्या कहते हैं equation है, you will not be able to solve. So what you have to do, you have to just write assumption that Q dot is equal to 0 means the tank is insulated or cylinder is insulated. आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही क्वेश्चन को लेके आगे आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसीड तब ही करोगे जब यू आर कंफर्म दैट नो अदर कंडीशन हैज बीन गिवन टू फाइंड आउट द थिंग्स. ठीक है, ऐसा मत करना कि कुछ दे रखा होगा फिर भी आपने अजम्पशन लगा दिया कि चलो ये ले लेंगे. ठीक है, और ये प्रूफ करने वाला है बेसिकली, इसलिए आप अजम्पशन इतना फ्रीली अप्लाई कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपने एक बार अपने अजम्पशन लगाया और सॉल्व किया, अगर वो जो फाइनल टेम्परेचर वो इसकी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब अपने अजम्पशन जो अप्लाई किया वो ठीक है, सही अप्लाई किया. ठीक है, सो व्हेन आई एम अप्लाइंग Q डॉट इज इक्वल टू 0, सो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा. क्वेश्चन बची क्या, m डॉट इन HI इज इक्वल टू DECV ओवर DT. ठीक है, अगेन DECV को कंट्रोल वॉल्यूम, अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि E को किसके इक्वल लिख सकते हैं, U प्लस KE प्लस PE, बट कंट्रोल वॉल्यूम में जो KE और PV है क्या है, 0 है, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ. तो E को डायरेक्टली किससे चेंज करूंगा, DU CV ओवर DT. ठीक है, m डॉट इन किसके इक्वल है, DM CV और DT के. सो DM CV ओवर DT into HI is equal to DU CV over DT. इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, HI DM CV is equal to DU. दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, कीपिंग HI, अज्यूमिंग HI टू बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. ठीक है, क्या हो जाएगा इधर से, अगेन HI इधर M2 minus M1 and here U2 minus U1. U2 minus U1 again we can write M2 U2 minus M1. ठीक है, now we know that in this tank initially there was some mass because pressure is P0 and temperature T0, so M1 was there, so M1 we can calculate by P0 V0 है V over R T0. ओके, प्रेशर पता है, इनिशियली टेम्परेचर पता है, तो P0 V R T0, दिस इज वैल्यू ऑफ M1. ठीक है, सिमिलरली M2 क्या होगा, M2 विल बी इफ द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर, वी नो दैट इसका फाइनल प्रेशर क्या हो जा रहा है, किसके इक्वल हो जा रहा है, पाइपलाइन के ऊपर इक्वल. तो फाइनल प्रेशर मुझे पता है लेकिन टेम्परेचर नहीं पता है, तो M2 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 V, वॉल्यूम सेम रहेगा सिलेंडर का, चेंज नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाई R T2, बिकॉज T2 आई डोंट नो, T2 आई हैव टू फाइंड. M1 M2 निकालने में किसी को प्रॉब्लम है, कैसे फंसा, कैसे ये सॉल्व लिख दिया यहाँ पे. देखो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये थे, तो उनकी हेल्प से मैंने M1 निकाल लिया. ठीक, फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है, तब तक मास अंदर, एयर अंदर आती रहेगी जब तक अंदर का प्रेशर और पाइपलाइन का प्रेशर इक्वल नहीं हो जा रहा. ये क्वेश्चन में लिखा है. ठीक है, सो मतलब फाइनल प्रेशर किसके इक्वल है, P1 के इक्वल. तो प्रेशर मुझे पता है फाइनल P1 हो गया, वॉल्यूम सिलेंडर का सेम ही रहेगा, सिलेंडर एक्सपेंड नहीं हो रहा है. ठीक, तो V आ गया अपॉन R, और टेम्परेचर एज्यूम करा कि फाइनल टेम्परेचर क्या है, T2. ये T2 ही मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो M1 और M2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ. M2 इज P1 V over R T2 minus M1 is P0 V over R T0. Okay, is equal to same again, P1 V over R T2 V2 minus P0 V over R T0 V1. ठीक है, this R will cancel out,
अगेन दिस वी 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 विल कैंसिल आउट, ठीक। सो अब एच आई को क्या लिख सकता हूँ मैं? एंथैल्पी है, आइडियल गैस है। टेम्परेचर क्या था? टी आई था, सॉरी टी वन था, तो सी पी टी वन लिख सकता हूँ। एच आई क्या है मतलब? एच आई है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इनटू द पाइप, दिस इज एच आई, ठीक है। जो मास इनलेट हो रहा था इसकी एंथैल्पी क्या होगी? वो किसके बेस पे? टेम्परेचर के बेसिस पे। क्या होगा? सी पी टी वन, ठीक है। फिर आ गया पी वन अपॉन टी टू माइनस पी नॉट अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू हेयर पी वन अपॉन टी वन। यू टू को क्या लिख सकते हैं? सी बी टी टू माइनस पी नॉट अपॉन टी नॉट अगेन सी बी। अब यहाँ पे क्या आएगा टेम्परेचर बताओ? टी वन और टी नॉट, व्हाट विल बी द टेम्परेचर? जब मैं यू वन की वैल्यू लिख रहा हूँ, व्हाट विल बी द टेम्परेचर? सी बी टी नॉट और सी बी टी वन। इनिशियल पाइप में टेम्परेचर रहेगा वो है ये। अच्छा ध्यान से देखो इधर जरा, इस इक्वेशन को देखो। ये लास्ट सेकंड राइट साइड वाला टर्म देखो क्या है ये? अरे यार, देखो क्या है ये? यहाँ से आ रहा है ये डी ई, हाँ टी नॉट, डी ई सी बी, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं वो है ये। इसी सी बी को मैंने कंट्रोल वॉल्यूम की इंटरनल एनर्जी में लिखा है। तो इंटीग्रेशन डी यू सी बी का मतलब इंटरनल एनर्जी एनर्जी चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम। तो जैसे ही मैंने इसको यू टू माइनस यू वन लिखा, फिर एम टू माइनस एम वन लिखा, माइनस एम वन माइनस यू वन। एम टू माइनस यू टू का मतलब ये है कि मास एट द फाइनल स्टेज इन द कंट्रोल वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद वो internal energy of the control volume at final stage. Similarly, m1 mass in the initial condition in the control volume, because ये पूरी जो कंडीशन है ना बेटा, ये राइट हैंड साइड ये पूरा कंट्रोल वॉल्यूम के लिए है, ठीक है। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर में कपड़ा करोगे दिक्कत हो जाएगी। देखो ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए है ये। सिमिलरली एम जो मैं कर रहा हूँ वो भी कंट्रोल वॉल्यूम के लिए कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन। सो कंट्रोल वॉल्यूम में मास में क्या चेंज आ रहा है? पहले m1 था, फाइनल m2 हो गया, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन m2 माइनस m1, ठीक है। और उसको इनिशियल माइनस फाइनल भी लिख सकते हो तुम, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो जब मैं u1 की बात कर रहा हूँ तो इनिशियल टेम्परेचर क्या था यहाँ टैंक का? टी नॉट था, टी वन नहीं था। ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना हमेशा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या आपको लेके चलना है, ठीक है। कीप दैट इन माइंड। सो u1 विल बी सी वी टी नॉट। कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनीवन? कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? ओके, अब क्या करना है आपको? बस अब कुछ नहीं करना है, टी टू का टर्म्स एक साइड लेना है और इसको सॉल्व कर देना है, बाकी कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है बस क्वेश्चन को, उसके बाद कुछ बचा नहीं। अरे यार ये भी तो टी टू है, ठीक है। टी टू से टी टू कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? टी वन टी वन, ठीक है। और सी वी को इधर से कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे गामा, ठीक है। गामा टी वन अपॉन टी टू माइनस गामा टी नॉट टी वन बाई टी नॉट इक्वल टू टी वन माइनस टी।
ठीक है। अब यहाँ से T2 आपको फाइंड आउट करना है, तो किसी तरीके से अब ये तो फाइंड आउट करके उस एक्सप्रेशन तक तो पहुंच ही सकते हो, इतना भरोसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कर लोगे ना? इस एक्सप्रेशन को बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं होता है तो पूछ लेना, अदरवाइज सॉल्व करो, ट्राई करना, वैसे कुछ है नहीं, सिंप्लीफिकेशन है बस। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग ट्राई करना एक बार, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ रिजिड टैंक ऑफ वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, मतलब इनिशियल जो कंडीशन है एम की वो जीरो है, इवैक्यूएटेड है, ठीक है, मास कुछ भी नहीं है, m1 जीरो। A tiny hole develops in the wall and air from the surrounding at 1 bar and 21 डिग्री सेल्सियस लीक्स इन। ठीक है, मतलब सराउंडिंग की जो एयर है वो कहाँ आ रही है, अंदर आ जा रही है। सराउंडिंग की एयर का प्रेशर और टेम्परेचर आपको गिवन है। ठीक, इवेंचुअली द प्रेशर इन द टैंक रीचेज 1 बार, ऑब्वियसली बात है, जब अंदर आ रही है तो धीरे धीरे कभी आना स्टॉप होगा जब प्रेशर 1 बार हो जाएगा। ठीक, द प्रोसेस अकर्स स्लोली इनफ दैट हीट ट्रांसफर बिटवीन द टैंक एंड द सराउंडिंग कीप्स the temperature of air inside the tank is 21 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो फाइनल प्रेशर है, सॉरी फाइनल टेम्परेचर है टैंक के अंदर एयर का, वो क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे आपको T2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो सेम अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पर आपको बेटा एम आउट तो जीरो हो गया, ठीक है, W जीरो हो गया, Q जीरो नहीं है। ठीक है, और T2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, T2 नोन हो गया, तो मैं Q की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो हम फिर से इवनिंग वाले में कर लेंगे, अदरवाइज हो जाएगा तो बेटर, वो बेस्ट है। ठीक है, टेम्परेचर जो आ रहा है उसकी वैल्यू मैं लिखा सकता हूँ, कितना आ रहा है, सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ, Q की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली इस क्वेश्चन के लिए Q इज इक्वल टू -50 किलो जूल। ठीक है, जो हीट ट्रांसफर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली -50 किलो जूल आएगा। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, नहीं होता है तो बताना सामने। ठीक है, चलिए अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आगे बेटा जॉब लगी तब तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर एमटेक में जा रहे हो तो ये अनस्टडी एमटेक वगैरह के लिए, ठीक है, तो अनस्टडी पार्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपका वहाँ स्टार्टिंग यहीं से होगा, पीछे वाला कोई कहानी नहीं सुनाएगा, स्टार्टिंग जो होगी वो यहीं से होगी, अनस्टडी से, स्टडी स्टडी खेल खेल के कोई नहीं पढ़ाएगा। सो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, हाँ, दूसरी बुक से है, हाँ, पिक लेके मेरे को भेज देना, व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट लॉ फॉर फ्लो प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। विवास बेटा माइक बंद कर लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? ठीक है, अगर आप टर्म के बेसिस पे जाओ तो प्योर का मतलब क्या है कि कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सिंगल कंपोनेंट होना चाहिए, तो मेरा सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ?
मतलब कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, सिर्फ सिंगल कंपोनेंट अगर सब्सटेंस होगा तो वो मेरा प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक। बट ऐसा नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंस, then what we mean to say is which is the substance which is homogeneous in composition throughout the system। ठीक है, मीन्स जो भी मेरा सिस्टम में सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, दैट इज होमोजीनियस इन कंपोजिशन, मतलब उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम चेंज नहीं हो रही है। मैं पूरे सिस्टम में कहीं पे भी उसकी कंपोजिशन देखूंगा, सेम कंपोजिशन मुझे मिलेगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। कंपोनेंट एक हो या कंपोनेंट दो हो या मल्टी कंपोनेंट सिस्टम हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। सिंगल कंपोनेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट वी कैन से, ठीक है, कि अगर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है, तो दैट इज बेसिक बेसिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। मतलब सिंगल कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है नहीं, तो होमोजीनियस होगा थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है। बट even if there are more than one component in the system, and if each component, the composition of each component is fixed और homogeneous throughout the system, मतलब composition change नहीं हो रही है कहीं भी, तो मैं उसको भी बोल सकता हूँ क्या, प्योर सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं, वाटर इन लिक्विड प्लस वेपर, आइस प्लस लिक्विड, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो वाटर लिक्विड फेज में भी क्या है कंपोजिशन, H2O, वाटर फेज में भी क्या है, H2O। सिमिलरली आइस फेज में भी क्या है, H2O, लिक्विड फेज में भी क्या है, H2O, ठीक। तो क्या हो रहा है, कंपोजिशन फेज चेंज होते जा रहे हैं, देख रहे हो, लेकिन कंपोनेंट क्या है, सिंगल कंपोनेंट है हर जगह, ठीक है, बस फेज चेंज हो रहे हैं। आ रहा है समझ में, केमिकल कंपोजिशन, तो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, थ्रू आउट सिस्टम सेम रहेगी, ठीक। तो क्या हो गया, ये सिंगल कंपोनेंट सिस्टम हो गया। अगर मैं, और क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, ठीक। अगर मैं बात करूं एयर की, एयर इज सिंगल कंपोनेंट और मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, एयर इज मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है एयर, ठीक है। बट अगर आप कहीं भी एयर में आप कंसीडर करोगे तो क्या होगा, जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगी, होमोजीनियस रहेगी। मतलब जो क्या कहते हैं परसेंटेज है वेट वाइज या वॉल्यूम वाइज ऑफ गैसेस, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, दैट विल बी यूनिफॉर्म और होमोजीनियस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक एयर एज एन प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने वाटर और ऑयल का मिक्सचर लिया, ठीक है, यू नो दैट वॉट द ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर फुली, ठीक है। क्या होगा, ऊपर एक लेयर की तरह बना रहेगा, ठीक। तो व्हेन, तो इन दैट केस व्हेन यू सी द कंपोजिशन एट डिफरेंट प्लेसेस, टॉप में तो क्या होगा, ऑयल का कंपोनेंट भी आएगा और वाटर का कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है। बॉटम में धीरे जाओगे तो क्या होगा, सिर्फ वाटर होगा, ठीक। तो कंपोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, सो दैट वी कैन नॉट से दैट इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द प्योर सब्सटेंस, ठीक। अब जब प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है इसमें आपके फेज डायग्राम, ठीक है। फेज डायग्राम से पहले एक सिंपल चीज डिस्कस करते हैं। वी नो दैट अगर मैं किसी की भी मैटर को सॉलिड फेज से करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं सॉलिड फेज से हीट करना स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मान लो मैं वाटर की ही बात कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सो एट 10 डिग्री सेल्सियस आइस को
अगर मैंने हीट करना स्टार्ट करा, सो व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ द आइस विल इंक्रीज। ठीक है, सो टेम्परेचर कब तक इंक्रीज होगा, और मैं हीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो कब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब तक वी विल गेट 0 डिग्री सेल्सियस आइस। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसका क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हीट कर रहा हूं मैं। ठीक, अब मैंने कंटिन्यू करा इसको हीट करना फिर से, तो अब क्या होगा, जो आइस है या वाटर इन सॉलिड फेज है, धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड फेज में। ठीक है, तो अब जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट यू नो, बट ओनली द फेज ऑफ द दैट वाटर विल चेंज, मीन्स water will start converting from solid phase to liquid phase, and we will get finally 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, आफ्टर गिविंग द लेटेंट हीट। ठीक है, जैसे ही आपने लेटेंट हीट सप्लाई करी, एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आप फ्यूज कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो किसी सब्सटेंस को। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन अगेन अगर आप वाटर को हीट करते रहोगे, तो अगेन टेम्परेचर विल इंक्रीज टिल 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ठीक है, और अब फिर से फर्दर हीट किया, तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। ठीक है, अब इसने क्या लिया यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्व करी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर वेपर में और स्टीम में। ठीक है, अब अगेन अगर आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, सो नाउ अगेन टेम्परेचर ऑफ द स्टीम विल इंक्रीज, लेट अस से दैट इट हैज रीच्ड 150 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। ठीक है, तो आपको दिख रहा है when we are changing the phase during the when phase चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब मैं सेम फेज में हीटिंग कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज एंड और दिस इज स्टार्ट, प्रेशर इज दिस मच, कीप दैट इन माइंड। मैंने प्रेशर चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो जब मैं स्टार्ट से एंड तक मेरा प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक है। ठीक, बट when there is no phase change is taking place, the temperature is increasing, and when temperature the phase change is taking place, temperature is constant, again temperature increasing, temperature constant, and temperature is increasing। ठीक है, तो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे कि जब मैं फेज चेंज की बात करता हूं, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट हो जा रहे हैं उस फेज के रीजन में। आ रहा है समझ में, जैसे ही मैं फेस चेंज रीजन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फेस चेंज हो रहा है मेरा, जैसे वाटर सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है और लिक्विड से अगेन वेपर में जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, तो प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, लेकिन टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हुआ। ठीक है, दूसरा, वी नो दैट फॉर एवरी प्रेशर देर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर at which that phase change will start। मतलब हर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, ये जो प्रेशर है मेरा, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी टेम्परेचर की, जिस टेम्परेचर पे हमेशा मेरा फेज चेंज स्टार्ट होगा, ना उससे नीचे होगा ना उससे ऊपर होगा। आ रहा समझ में, अब ये क्यों होती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज रजिस्टिंग द फ्लो ऑफ वेपर्स। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं, लेट अस से ठीक है,
अगर मैं हीट करता हूँ इसको, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जब भी मैं हीट करूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे जो वाटर सरफेस है यहाँ पे वाटर वेपर होंगे, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ऐसा लग रहा है, वाटर वेपर प्रेशर इसके अपोजिट प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई, जब तक पीवी इज ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेरिक, पीवी ग्रेटर देन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो पीवी को जिस वैल्यू तक पहुंचना है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और पीवी को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, बाई प्रोवाइडिंग हीट और बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर और एनी सब्सटेंस। आ रहा है समझ में? सो एट व्हाट पीवी वैल्यू वी नीड, मतलब क्या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होगा, मान लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अभी 1 एटमॉस्फेयर है, तो मुझे पीवी को कहाँ तक ले जाना है, 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाना है, इससे इक्वल है, इसके इक्वल और इससे ग्रेटर देन करना है, मेरा स्टार्ट हो जाएगा वेपराइजेशन, बॉइलिंग, सॉरी वेपराइजेशन कर रहा हूँ, बॉइलिंग, ठीक है, और वेपराइजेशन वी कैन से, ठीक। अगर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर है, तब मुझे क्या करना होगा, पीवी को 1.5 एटमॉस्फेयर से ऊपर ले जाना होगा, तब मेरा वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। आ रहा समझ में? और पीवी की वैल्यू को आई एम कंट्रोलिंग विद द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। क्यों? जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, वाटर वेपर का प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वाटर वेपर बढ़ेगा तो यहाँ से पीवी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो दैट मीन्स जो सराउंडिंग प्रेशर है दैट इज एन डायरेक्ट, दैट हैज एन डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एट विच द फेज चेंज विल स्टार्ट। आ रहा है समझ में? इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मैंने बोला 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी फेज चेंज विल स्टार्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो फेज चेंज विल स्टार्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे पीवी डायग्राम की, फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले। वॉल्यूम, ठीक है। मैंने क्या करा, पिस्टन लिया, सिलेंडर लिया, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में यहाँ पे मैंने एक वाटर इन सॉलिड फेज मैंने पुट कर दिया, मतलब आइस मैंने यहाँ रख दी, ठीक, किसी टेम्परेचर पे, और प्रेशर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैंने आइस रख दी, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, और पिस्टन फ्री टू मूव है। पिस्टन फ्री टू मूव है, दैट मीन्स प्रेशर विल बी ऑलवेज, द प्रोसेस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि जैसे ही प्रेशर अंदर इंक्रीज होगा पिस्टन मूव कर जाएगा ऊपर, ठीक है। सो द प्रोसेस विल बी आइसोबारिक, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली इसको हीट करता रहा, जैसे ही ये सेचुरेशन टेम्परेचर पहुंचेगा वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है। वाटर जब सेचुरेशन टेम्परेचर में पहुंचेगा तो फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द पिस्टन इज फ्री टू मूव, जहां जहां मूव करना चाहे, जितना ऊपर मूव करना चाहे उतना मूव कर सकता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये सारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक। अब मैंने क्या करा, जहां पे ये कंडीशन थी, जो आइस थी, उस प्रेशर मुझे पता था, मान लो ये पी एटमॉस्फेरिक है,
जो मैं अभी कंसिडर करके चल रहा हूँ, PATM। ठीक है, तो जब मैं आइस लेके चल रहा हूँ तो वहां पे उस टाइम पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू होगी। ठीक है, उसके थ्रू मैंने इसको पॉइंट दिया, एक पॉइंट कंसिडर करा 1। ठीक, अब जैसे ही मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा, हीटअप होगा। ठीक है, हीटअप होगा तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा हूं तो इसी लाइन पे मैं आगे मिलेगा मुझे एक पॉइंट, क्या 0.2। ठीक है, 0.2 क्या होगा कि 0 डिग्री, अगर मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो 0.2 इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां से यहां तक क्या रीजन है, सॉलिड है, आइस और वाटर इन सॉलिड फेज है। ठीक, उसके बाद जब मैंने और कंटिन्यूसली इसको हीट करना स्टार्ट करा, कंटिन्यू करा, तो क्या होगा, सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, अब मैं और इसको हीट कर रहा हूँ तो क्या होगा, क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था, सॉरी, हाँ, और हीट करूंगा तो अब क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड रीजन में आएगा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन वेयर सॉलिड, यहाँ टोटल सॉलिड है, मतलब सैचुरेटेड सॉलिड बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पे टोटल क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो इन दोनों रीजन के बीच में क्या है, सॉलिड और लिक्विड का को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अब मैंने कंटिन्यूसली फिर से स्टार्ट किया हीट करना, तो ये लिक्विड है यहाँ पे 3 पे, सैचुरेटेड लिक्विड, ये क्या होगा, हीट करना, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा। ठीक, देन आई विल गेट अ पॉइंट 4 at which the temperature will be saturation temperature corresponding to vaporization। ठीक है, मतलब 4 के आगे मैंने अगर थोड़ा सा भी हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में। ठीक, अब मैं कंटिन्यूसली और हीट करूंगा तो सडनली a big jump will come in the specific volume and this will be the 0.5। here total water will be converted into वेपर और एनी सब्सटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, वेपर फॉर्म में आ चुका है, यहाँ पे लिक्विड फेज में था, यहाँ पे वेपर फेज में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद और हीट करूंगा तो अब वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, दैट इज 6। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट मिले मुझे। अब सेम प्रोसेस मैंने करी किसी और प्रेशर पे, प्रेशर कैसे मैंने इंक्रीज किया, इसके ऊपर मैंने वेट रख दिया कुछ। ठीक है, अब वेट रख दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा, तो सेम प्रोसेस मैंने करी स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक। ठीक है, और मैंने स्पेसिफिक वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन की नोट करें। ठीक है, सिमिलरली फिर प्रेशर इंक्रीज किया, फिर नोट करें। ऐसे ही अगर आप कंटिन्यूसली डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के लिए करते रहें, ठीक है, और उसके बाद इफ आई एम ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं इनका लोकस को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, देन आई विल गेट अ कर्व। ठीक है, 3 पॉइंट का मैंने लोकस ज्वाइन किया तो ये मुझे पॉइंट मिला, 2 पॉइंट का लोकस ज्वाइन किया ये किया, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट का लोकस ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि 4 पॉइंट और 5 पॉइंट धीरे धीरे जब मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा वो एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन हो जा रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, कि सब्सटेंस ऐसे हीट कर रहा है, ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है कि दोनों पॉइंट क्या है,
बीच में ज्वाइन हो जा रहे हैं, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, 1 से 2, what was the reason? Solid reason. This was solid plus liquid reason. This was liquid reason. This is liquid plus vapor and this is vapor. ठीक है। अब जो ये पॉइंट्स थे जहां पे फेज था जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ चेंजिंग था, मतलब उसके बाद मैं थोड़ी सी भी हीट इनपुट कराऊं फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या फिर थोड़ी सी भी हीट एक्सट्रैक्ट करूं फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कंसीडर पॉइंट 2, ठीक है। पॉइंट 2 पे क्या है बेटा, सॉलिड है, जो भी मैटर है मेरा वो इस किस फेज में, सॉलिड फेज में। बट द पॉइंट 2 इज सच दैट अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इसमें और इनपुट कराऊंगा तो सॉलिड विल स्टार्ट कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म और लिक्विड फेज। आ रहा है समझ में? सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट 3, at point 3 we have total liquid, whatever matter is it is totally in liquid phase, but at that phase, at that point, if I am extracting a small amount of heat, अगर मैं थोड़ा सा भी heat extract करूंगा तो what will happen, the liquid will start converting into again solid। आ रहा है समझ में? Similarly next point 4, पॉइंट 4 पे क्या है, टोटल लिक्विड है, ठीक है, बट इफ आई एम गिविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टू द लिक्विड, sorry, at point 4, so what will happen, it will quickly start evaporating और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट इज पॉइंट 5, पॉइंट 5 इज एट पॉइंट 5 इज टोटल वेपर, मैटर इज वेपर फॉर्म, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी भी हीट एक्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, वेपर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई these points 2, 3, 4 and 5 are called saturation point। आ रहा समझ में? तो saturation points क्या है, the point at which if we add little amount of heat or extract small amount of heat, the phase change will start और phase change will commence। अगर मैं small amount of heat add कर रहा हूँ या extract कर रहा हूँ, उससे अगर कोई phase change start हो जा रहा है तुरंत, ठीक है, तो that point is called saturation point, ठीक है। बट नाम चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं तो क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट, बट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में हो, देखो जैसे ही मैं इसको सैचुरेट कर रहा हूं, सॉरी सॉलिड रीजन है, मैं इसको थोड़ी हीट दे रहा हूं तो क्या कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो आइदर आई कैन से सैचुरेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। थर्ड, सैचुरेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो 3 पॉइंट पे मैं हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं हीट करूंगा तो ये लिक्विड में ही रहेगा, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, जैसे ही मैंने हीट एक्सट्रैक्ट करी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब सैचुरेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 4, नाउ यू नो एवरीथिंग। सैचुरेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, जैसे ही आपने लिक्विड है, लिक्विड को हल्का से हीट दिया, क्या होने लगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगा, तो वी कैन सी विद रिस्पेक्ट टू वेपोराइजेशन। एंड सिमिलरली 5 पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या होगा, जैसे ही आपने 5 पे इस हीट एक्सट्रैक्ट करी, वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड फेज में। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। नाउ वी नो द पॉइंट्स ऑफ, सॉरी दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। सो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे, बिकॉज द लाइंस विच वी हैव ड्रॉन आर द लोकस ऑफ
दीज पॉइंट्स, सो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे ये जो कर्व्स है इनके नाम आ जाते हैं, ठीक है। ये 5 क्या है, कर्व लोकस ऑफ सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंडेंसेशन, ठीक है। और इस 5 पॉइंट पे हमेशा क्या है, वेपर है, सो वी कैन से इट इज सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। सिमिलरली दीज द लोकस ऑफ पॉइंट 4, और पॉइंट 4 पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, लिक्विड तुरंत कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, अगर हीट कर रहा हूं तो वी कैन से सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। और वी ऑल्सो कैन से सैचुरेशन लाइन विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो गया, सैचुरेशन लाइन विद रेस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन, और ये सैचुरेशन लाइन विद रेस्पेक्ट टू हॉट फ्यूजन और मेल्टिंग, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को समझ में ना आया हो दोबारा बोलना है, दोबारा समझाना है, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जो हमारा मेन कंसर्न है थर्मोडायनेमिक्स में वो है क्या, मेरा लिक्विड और वेपर रीजन, मतलब दिस रीजन, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद सॉलिड और सॉलिड लिक्विड रीजन, ठीक है। अगर मैं बाकी रीजन को छोड़ के सिर्फ सॉलिड रीजन और लिक्विड वेपर रीजन ड्रॉ करूं, ठीक है। दिस इज प्रेशर, दिस इज, ठीक है। इफ आई एम ड्रॉइंग एनी constant pressure line at any point, then you know that this is point, so this is point 3, this is point 4, this is point 6, okay. Then this saturated vapor curve, saturated, ठीक है। this is liquid, sorry सिर्फ liquid, liquid plus vapor, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि जब ये जो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है और सैचुरेटेड वेपर कर्व है, ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं टॉप पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, दैट विल डिस्कस इन आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिंपल चीजें ये डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। कैसे जो जो डायग्राम आपने बनाया है
वो बेसिकली क्या, क्यों है ऐसा और क्या डिपिक्ट कर रहा है। ठीक, अब देखो मुझे ये दिख रहा है कि जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ठीक है, दिस फोर वाली लाइन, ये सैचुरेटेड लिक्विड वाली लाइन है, वो लाइन इज मोर स्टीपर, मतलब स्टीप ज्यादा है। ठीक, दैट मीन्स with respect to the pressure change there is a very small change in volume। वॉल्यूम के साथ प्रेशर जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब मैं सैचुरेटेड वेपर वाला रीजन और सैचुरेटेड वेपर कर्व देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब स्लैंट नहीं है वो स्टीप नहीं है, वो स्लैंट है। ठीक है, आई नो कि अगर मैं नंबर ऑफ वेपर लाइंस और प्रेशर लाइंस ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, दिस इज वन प्रेशर लाइन, देन दिस इज अनदर प्रेशर लाइन। ठीक है, जैसे जैसे मैं ऊपर प्रेशर जाता जाऊंगा, टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अभी हमने देखा कि क्या कहते हैं, जैसे जैसे सराउंडिंग प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, सो अब क्या दिख रहा है, देखो जब मैं लिक्विड रीजन की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे पता है दैट लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, मतलब जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब जो उनको कंप्रेस आप कर सकते हैं वो बहुत, और वी कैन से कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लेस। ठीक है, मतलब अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, वो बहुत ही कम आएगा। आ रहा समझ में? तो इन दोनों रीजन में दो चीजें हो रही हैं, फर्स्ट वन इज प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, अब प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं मैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, इट विल लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ओके, सो अब जैसे ही मैंने बोला कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, मतलब दिस इफेक्ट, the effect of pressure, increasing pressure and change in decrease in volume will be negligible। why? because liquids are incompressible। मैं प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम कहीं थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा। ठीक है, why? because right now we are dealing with liquids, so that's why volume will decrease in volume will very 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 less। on the other hand but टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों इफेक्ट में जब मैं लिक्विड रीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है, दिस इफेक्ट्स प्रीडोमिनेट्स। ठीक है, जैसे ही ये इफेक्ट फ्री डोमिनेट्स होगा, इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है प्लस जो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है आपका, वॉल्यूम इंक्रीज का आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द टेम्परेचर, द इफेक्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज predominating। That's why when we are going upward, the volume is, this curve is uh, slant towards right। ठीक है, राइट साइड में स्लैंट कर रखा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड जब मैं बात कर रहा हूं सैचुरेटेड कर्व की, वेपर कर्व की, ठीक है, सो व्हेन वी आर डीलिंग विद सैचुरेटेड वेपर कर्व, वी नो दैट वेपर्स आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, वेपर्स हाईली कंप्रेसिबल हैं, ठीक। तो तब क्या होता है इन वेपर रीजन, the increase in pressure leads to decrease in volume, and again the increase in temperature will leads to increase in volume. But sorry, now what happened, decrease in volume predominates because vapors are highly compressible. आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए ये जो कर्व है वेपर वाला, सैचुरेटेड वेपर कर्व वाला, दैट इज स्लैंट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक, और स्टीपर नहीं है, ठीक। तो जैसे जैसे आपकी प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती जा रही है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है। सो ये राइट साइड में स्लैंट है, वो लेफ्ट साइड में स्लैंट है, so दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस नेचर दे आर able to join at a certain point, that is called critical point. After that, जब आप यहां से देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, द डिफरेंस इन volume, specific volume at saturated liquid and saturated vapor is decreasing. आ रहा है समझ में? मतलब if I am dealing with low pressures, then there will be a high difference or high variation between saturated liquid and saturated vapor, ठीक है। But as we are increasing the pressure, the specific volume, the difference in the specific volume is continuously decreasing. जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, यहाँ आप एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, और जैसे ही आप क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हेन द फेज चेंज टुक प्लेस। मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फेज में है या वेपर फेज में, ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ठीक है, ऐसे पता चल रहा है। यहाँ पे बेटा जैसे ही आपने लिक्विड फेज में देखा, वॉल्यूम क्या है आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम, आप ये प्रोजेक्ट करोगे यहाँ कुछ वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आप यहां देखोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है, बहुत ज्यादा है, आ रहा है समझ में? तो वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब, सॉरी वॉल्यूम कम है इसका मतलब डेंसिटी हाई है। ऑन द अदर हैंड जब वेपर की बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब डेंसिटी कम है। सो आप मेनली क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग कि लिक्विड है या वेपर है? लिक्विड में डेंसिटी क्या है, डेंस है, मॉलिक्यूल्स है जो डेंस है लिक्विड के केस में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेस और वेपर्स, द मॉलिक्यूल्स आर मोर रेयरिफाइड, मतलब बहुत दूर दूर है। सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज इन लिक्विड फॉर्म और दिस इज इन वेपर फॉर्म, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्रेशर के साथ ऊपर कंटिन्यूसली जाता जा रहा हूं, what is happening, the difference in the volume of liquid and vapor is reducing, ठीक है, और that difference becomes zero when we reach at the critical point। मतलब क्या है, जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो आप कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने लिक्विड रीजन में हो और वेपर रीजन में हो, डिस्टिंक्ट फेस चेंज देख सकते हो। आपकी लिक्विड रीजन में वॉल्यूम डेंसिटी और डिफरेंट है बिल्कुल, और वेपर जैसे कन्वर्ट हो गया टोटल डेंसिटी और वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम टोटली डिफरेंट हो गया। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेपर टोटल वेपर लिक्विड कब था और टोटल वेपर सैचुरेटेड लिक्विड कब था और सैचुरेटेड वेपर कब हुआ, में कन्वर्ट कब हुआ। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दोनों स्टेट। क्यों? क्योंकि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक वॉल्यूम और वी कैन से in the density of both the phases. But at this point when we are going upward, slowly that difference is diminishing, and when you reach at the critical point, what will happen? At critical point, if you are heating, it will continuously the vapor pressure will
continuously continue to change, and you will not be able to identify when it is liquid or when it is vapor, because there is no distinct identification. जब मैं कब बात कर रहा हूँ, जब मैं क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर की और क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उससे नीचे क्या हो रहा है, एट एवरी पॉइंट लिक्विड और वेपर में डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन है, उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बट एज आई एम गोइंग अपवर्ड, देर इज दैट डिफरेंस दैट इज डिमिनिशिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर, ठीक है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? सो गए क्या सब? कहानी सुन रही है, आधे घंटे से कहानी चल रही है तो सब सो गए? देखो बेटा, इस चीज में ना ये जो चैप्टर है, इसमें इंटरेस्ट जगा के रखना पड़ेगा। ये इसलिए कि क्या कहते हैं, मुझे जब तक ये ऐसे ये सोच के नहीं बैठोगे ना कि ये हाँ मतलब ऐसी लाइन ट्रेंड क्यों आ रहा है ये मुझे पता होना चाहिए, तब तक बेटा मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ नींद आ जाएगी। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे भी नींद आ जाएगी अगर मैं ये सोच के ना बैठूँ। कोई सामने से बकबक बकबक करता रहेगा, ऑब्वियसली बात है मैं बेटा हर पॉइंट नहीं लिखा सकता। इतने सारे चीजें हैं इसमें कि अगर मैं सबको स्टेटमेंट में लिखाने लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो बेसिक बेसिक चीजें, जो मेन ट्रेंड है, उसको हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे बैठना पड़ेगा कि यू रियली वांट टू नो व्हाई दैट कर्व इज लाइक दैट। अगर आप जानना चाह रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूँ तब आप उस पर ध्यान दोगे, अदरवाइज उस पर ध्यान नहीं दोगे। और जहां थोड़ा सा ध्यान हटाओ फिर वो दिमाग से गायब ही हो जाएगा, ठीक है, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, ठीक है। तो होप यहां तक सबको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आ गया तो आगे देखते हैं। तो चलो पहले इसी में ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस आती हैं, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म्स, ठीक है। देखो जब हमने पीवी डायग्राम पढ़ा था, पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल लाइंस ड्रॉ करी थी हमने, करी थी नहीं करी थी? कैसे आई थी? कुछ ऐसे आई थी, आई थी। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लेके चल रहे थे, वो हम किस फेज में थे? गैसियस फेज में थे, मतलब सुपर हीटेड रीजन में थे। गैस और वेपर में मेनली क्या रीजन है, क्या डिफरेंस है? गैस फेज इज फार अवे फ्रॉम दिस सैचुरेटेड वेपर कर्व, ठीक है। ये वाला जो कर्व है ना, गैस हम और गैस और वेपर में क्या है, बस डिफरेंस कब आ रहा है, जब वेपर को मैं हीट करते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, ठीक है। यहाँ सैचुरेटेड वेपर आया और मैं फिर आगे आगे भी हीट करते जा रहा हूँ। अब इतना मैंने हीट कर दिया कि मैं उसको थोड़ा बहुत हीट एक्सट्रैक्ट करूं या हीट ऐड करूं, दैट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। आ रहा है समझ में? और until and unless I am reducing the pressure or increasing the pressure, ठीक है। so that is called gaseous phase, मतलब in short terms we can say the vapor at far away from the saturation curve or saturated vapor curve, that is called what? gas, ठीक है। वेपर नियर बाय द कर्व है इसलिए मैं इसको वेपर कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अगर थोड़ा टेम्परेचर का सॉरी थोड़ा हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो possibility is there that it will convert again, start converting into liquid, ठीक है। तो जब हमने प्रेशर लाइन देखी तो हमने क्या देखा था, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कुछ ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, ठीक है। देखो तो जब मैं आइसोथर्म की बात करूंगा तो दिस इज कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। अब अभी हमने देखा कि जब फेज चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ विल कम horizontally, because temperature and pressure both are constant. So inside the two phase region जहाँ पे फेज चेंज हो रहा है वहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद अगेन इट बिकम्स वेरी स्टीप,
ठीक है, दिस वन इज वन टेम्परेचर लाइन T1, अगेन दिस इज अनदर, ठीक है, अगेन इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग अदर होगी, दूसरी होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको पी एटमॉस्फेरिक लेके चल रहा हूँ, ये पहला वाला प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, तो टेम्परेचर लाइन करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रेशर विल बी व्हाट 100 डिग्री सेल्सियस। आ रहा है समझ में? मतलब इस प्रेशर, ये जो देखो ये प्रेशर है, ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, ये वाला, ये जो मैंने आगे लाइन बनाई थी, ठीक है। ये जो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, जहां पे कट जिस जिस भी टेम्परेचर लाइन को आइसोथर्म को कट कर रही है, वो क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर। सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मैंने अगर बोला कि प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, सो सॉरी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर water will start boiling at 100 degrees Celsius. Okay, so I can say that at atmospheric pressure, saturation temperature for water is 100 degrees Celsius, और saturation temperature for vapor is 100 degrees Celsius. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ, सॉरी प्रेशर को डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया कि प्रेशर इज 0.12 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, तो सडनली मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ दिस टेम्परेचर इज पी एट इट इज 0.12 atm, ठीक है, सो दिस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आइसोथर्म कौन सी है, जो यहाँ पे कट कर रही है, मतलब ये वाली, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो ये हो गया 5 atm, तो जब मैं 5 एटमॉस्फेयर लेके जाऊंगा तो वाटर स्टार्ट होता है वाली 150 पे, तो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो आइसोथर्म होगी, कहाँ आ रही है, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पे टू फेज रीजन में कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली, तो ये T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ध्यान रखना है हर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आइसोथर्म लाइन है, दैट इज लाइन ऑफ सैचुरेशन टेम्परेचर, और हर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, दैट इज सैचुरेशन प्रेशर। वो आपको जो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर लाइन आपको टीएस डायग्राम में बहुत अच्छे से विजिबल होगी, प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर लाइन आपको पीवी डायग्राम में बहुत अच्छे से विजिबल है, ठीक है, बिकॉज ऑल येलो लाइंस आर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस, ये सारी येलो लाइंस जो है वो आइसोथर्म्स हैं, बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि जितनी भी येलो लाइंस हैं ये आइसोथर्म्स है, आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है इन लाइंस के पूरी लाइन पे जहां पे भी मूव कर रही है, ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है, ऊपर गई, प्रेशर इज चेंजिंग, सी प्रेशर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है, अगेन because there is a phase change, so temperature and pressure both will be the constant, and when the saturated liquid region is reached, then again temperature, the pressure start increasing, ठीक है, so this line is constant pressure line, ठीक है। अब मुझे ये कह रहा हूं मैं कि अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग, कहाँ गया ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर लाइन ड्रॉ करूं, और जो इस प्रेशर लाइन को कट कर रही है, कि ये प्रेशर ये था 0.12, और ये मैंने कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये टेम्परेचर लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रेशर पे ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, और इन अदर वर्ड्स इस टेम्परेचर पे ये सैचुरेशन प्रेशर है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास वेपर है, ठीक है,
वेपर इस रीजन में है, ये वेपर है, ये लिक्विड प्लस वेपर है, और ये लिक्विड है। वेपर है और मैं उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे टेम्परेचर चेंज नहीं करना है और उसको स्टिल आई वांट टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, कैसे करेंगे? ये कर्व आपको साफ साफ दिखा रहा है बेटा। अगर आपको कर्व पता है तो आपको कहीं भी बोल देगा आपको कि ये कंडीशन है और ऐसे मुझे फेस चेंज करना है। बताओ मुझे, देखो यहाँ वेपर रीजन में है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे है और वेपर रीजन में है। 50 डिग्री मत लो वरना तुम फील नहीं कर पाओगे। यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, 100 डिग्री, ये ए कंडीशन हो गई, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, प्रेशर है आपका क्या, 0.12 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप वाटर, क्या कहते हैं, वाटर की बात है, वाटर की प्रॉपर्टीज है, अगर आप वाटर को लोगे, प्रेशर अगर इतना लोगे और टेम्परेचर इतना रखोगे तो वाटर होगा वेपर रीजन में, वेपर फॉर्म में होगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वेपर को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। कैसे करोगे, देखो मैंने क्या करा, टेम्परेचर सेम रखा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर सेम कैसे रख रहे हो, मैं हीट ट्रांसफर के टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंप्रेस करना स्टार्ट करूंगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, दिख रहा है आपको, प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन फॉलो कर रहा हूँ, बट प्रेशर इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज करके 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 जब मैं प्रेशर को कहां तक ले आऊंगा, 1 एटमॉस्फेरिक तक। ये है PATM, इट इज 1 एटमॉस्फेरिक। जैसे ही 1 एटमॉस्फेरिक पे पहुंचा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड वेपर में। अभी क्या था, यहाँ पे सुपर हीटेड था, अब सुपर हीटेड क्या होता है वो बताएंगे बाद में, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया। सैचुरेटेड वेपर का मतलब क्या, अब मैं थोड़ी सी भी हीट अगर एक्सट्रैक्ट करूंगा यहाँ से, तो ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। आ रहा है समझ में? तो अब मैंने क्या करा, थोड़ा हीट एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही हीट एक्सट्रैक्ट करते रहूंगा, जब तक ये टोटल पूरा सैचुरेटेड वेपर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, दोनों कांस्टेंट है, सो प्रेशर वही रहेंगे, ठीक। और हीट मैं यहाँ से लेते जा रहा हूँ, क्या, लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ से कंडेंस करना है मुझे वेपर को, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मैंने इससे एक्सट्रैक्ट करी। तो जैसे ही मैं हीट एक्सट्रैक्ट करता जा रहा हूँ, तो वेपर किस में कन्वर्ट होता जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा, यहाँ पहुंच गया सैचुरेटेड लिक्विड में, ठीक। अब आपको इसको और क्या कहते हैं, नीचे ले जाना है, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड से भी और नीचे की तरफ ले जाना है, मतलब सैचुरेटेड रीजन में नहीं रखना, सैचुरेटेड पॉइंट में नहीं रखना है इसको। तो अब क्या करना है, और इसका टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। तो टेम्परेचर तो अभी भी वही है, लेकिन मैंने क्या करा, प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ कहीं पहुंचा दिया, या बीच में कहीं भी रख दो। अब इस कंडीशन में क्या है, ये सैचुरेटेड रीजन में नहीं है, मतलब अगर इसमें से थोड़ी हीट एक्सट्रैक्ट करोगे या हीट ऐड करोगे, तो ये वेपर में तुरंत कन्वर्ट नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो कैसे हम, by increasing the pressure we can change the phase of substance, that you can easily understand by watching this phase diagram, PV diagram। मैं प्रेशर चेंज किया वेपर का, कब तक, जब तक मेरे सैचुरेशन कंडीशन नहीं पहुंच गई, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन। जैसे ही सैचुरेटेड वेपर कंडीशन पहुंच गई, मेरा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो गए। अब मुझे प्रेशर इंक्रीज नहीं करना है, कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। और वो कैसे कन्वर्ट होगा, कंटिन्यूसली मैं हीट एक्सट्रैक्ट करता रहूंगा, ठीक है, कंटिन्यूसली हीट एक्सट्रैक्ट करता रहूंगा, कब तक, जब तक कि वो वेपर किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, सैचुरेटेड लिक्विड में। और जैसे ही सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर मैं प्रेशर इंक्रीज कर सकता हूँ और इसको सैचुरेशन पॉइंट से डेविएट कर सकता हूँ, ठीक है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? दो तरीके हैं मुझे वेपर से लिक्विड रीजन में जाने के। एक तरीका है आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें, दूसरा तरीका है आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। कांस्टेंट टेम्परेचर वाला मेथड हमने अभी देखा, कांस्टेंट प्रेशर वाला हम जब TS डायग्राम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए, दोनों कंडीशन आपके सामने आ जाए, कोई बोल दे कि भाई ये कंडीशन है मेरे पास, हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग द फेज, यू शुड बी नोइंग,
बाय दिस मेथड वी कैन कन्वर्ट द फेज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनी प्रॉब्लम, एनीवन? चलिए फिर नहीं है तो फिर कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, इवनिंग में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।